नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आज है 27 अप्रैल, दिन बुधवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे दिन भर कौन कौन सी हलचल रही, आपके लिए किन खबरों को जानना है जरूरी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जी बिजनेस की खबर पर जी बिजनेस की खबर पर मोहर। 4 से 9 मई के बीच खुलेगा एलआईसी का आईपीओ। प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए तय। पॉलिसी होल्डर्स को 60, कर्मचारियों और रिटेल निवेशकों को 45 रुपए का डिस्काउंट। कमजोर ग्लोबल संकेतों से लुढ़का बाजार। निफ्टी 160 अंक से ज्यादा गिरकर 17,050 के नीचे बंद। सेंसेक्स करीब 550 अंक लुढ़का। मेटल और आईटी समेत सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में। कैबिनेट से फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी। वित्त वर्ष 2023 के लिए 60,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला। कोरोना पर बैठक में पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील। केंद्र ने घटाया एक्साइज, राज्य भी वैट घटाकर जनता को दे राहत। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ कैबिनेट में शामिल हुए। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के 37वें विदेश मंत्री बने। और आइए अब शुरुआत करते हैं दिन भर की उन हलचलों से जो छाई रही सुर्खियों के तौर पर, जिन्हें आपको जानना है जरूरी। सबसे पहले उन बड़ी खबरों से करते हैं शुरुआत। तो आज सुबह मार्केट में आईपीओ ने हलचल मचाई रही और वो आईपीओ था एलआईसी का आईपीओ। जी हां, एलआईसी के आईपीओ के दिन भर आज चर्चा रही। कंपनी ने इसके लिए 902 से 949 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। यह इशू 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। एलआईसी 22 करोड़ 13 लाख शेयर जारी करके 21,200 करोड़ रुपए को जुटाना चाहती है। यही नहीं, पॉलिसी होल्डर को 60, रिटेल निवेशकों और एलआईसी के कर्मचारियों को 45 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। एलआईसी के आईपीओ के लिए 4 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन इधर रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया। इसमें निवेशक 29 अप्रैल तक पैसा लगा सकेंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 516 से 542 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशकों को कम से कम 27 शेयरों के लॉट में बोली लगानी होगी। यानी प्राइस बैंड के ऊपरी लेवल के आधार पर निवेशकों को कम से कम 14,634 रुपए लगाने होंगे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1581 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। इधर मार्केट में आईपीओ की हलचल थी तो दिन भर प्रधानमंत्री के एक बयान से लोगों के दिलों में उम्मीद जाग गई। यह उम्मीद जगी पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक वर्चुअल मीटिंग की। इस वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी ने राज्यों से तेल की कीमतों में कटौती करने का अनुरोध किया। उन्होंने कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों का अंतर भी गिनाया। वैट कम नहीं करने वाले राज्यों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, आज इंडिया 360 में आपको बताएंगे कि राज्यों के वैट का तेल के दामों पर असर क्या है। इसका पूरा विश्लेषण आगे इंडिया 360 में। बहरहाल अब पीएम मोदी ने वैट घटाने की अपील राज्यों से की थी। एक आध राज्यों का नाम भी गिना दिया तो प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। मोदी के बयान पर पहली प्रतिक्रिया आई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र में 1 लीटर डीजल पर 24 रुपए 38 पैसे केंद्र का टैक्स और 22 रुपए 37 पैसे राज्य का टैक्स है। इस वजह से यह कहना गलत होगा कि राज्य में तेल के दाम राज्य की वैट की वजह से बढ़े हुए हैं। अब खैर, पीएम के बयान से ईंधन वाले तेल पर तो उम्मीद जग गई, लेकिन इंडोनेशिया के यूटर्न से खाने के तेल पर लोगों को मायूस होना पड़ा। दरअसल पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन को लेकर इंडोनेशिया ने एक बार फिर से यूटर्न ले लिया। अब इंडोनेशिया ने कहा कि पाम क्रूड के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। यानी 28 अप्रैल से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगेगी। और इससे पहले इंडोनेशिया ने दरअसल कहा था कि क्रूड पाम और आरबीडी पाम को एक्सपोर्ट से बैन से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल का एक्सपोर्टर है और भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर। भारत अपनी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर ये बैन जारी रहता है तो खाने के तेल के दाम पर असर पड़ सकते हैं।
वैसे आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो पीएम मोदी ने बैठक की वो कुछ और वजहों से भी चर्चा में रही। दरअसल बैठक बुनियादी तौर पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि कुछ राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इससे अलर्ट होने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोरोना का टीका लगेगा, स्कूलों को बड़ी इसमें भूमिका निभानी होगी। और पीएम मोदी ने आज सिर्फ मुख्यमंत्रियों से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी की और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। अब ये योजना जो है, इसके तहत राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 4,526 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। परियोजना का काम चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी। ये एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। इस परियोजना से एक साल में 1975 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। इस प्रोजेक्ट के बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश को बिजली भी। अब कैबिनेट की इसी बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ। दरअसल सरकार ने फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी में करीब 50% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। ग्लोबल लेवल पर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के असर को कम करने के लिए सरकार ने सब्सिडी में इजाफा किया। मंत्रिमंडल ने सब्सिडी को 1,650 रुपए से बढ़ाकर 2,500 प्रति बोरी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब फर्टिलाइजर कंपनियों ने बढ़ती लागत का एक हिस्सा किसानों पर डालना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्टिलाइजर सेक्टर की दिग्गज कंपनी इफ्को ने डीएपी की कीमत 1,200 रुपए से बढ़ाकर 1,350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम कर दी है। और आज एक और बड़ी खबर यह आई कि अरसे बाद पीएम नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। इस साल की अपनी पहली विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, डेनमार्क के पीएम मेटे फेडरिक्सन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी तीनों देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। वापसी के दौरान पीएम मोदी 4 मई को पेरिस में रुकेंगे। वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल भी पूरे किए। अब विदेश मंत्रालय का जिक्र चला है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब बड़े हीरो बने हुए हैं और आज उनका एक और बयान फिर सुर्खियों में रहा। रायसीना डायलॉग दिल्ली में चल रहा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ बातचीत करेगा। देश को इसके लिए किसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में कहा कि हमें इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि हम कौन हैं, ना कि दुनिया को खुश करने के लिए दिखाना चाहिए कि वो क्या है। एस जयशंकर ने कहा कि ये एक ऐसा युग है जिसे हमें पीछे छोड़ने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत को वैश्वीकरण के अगले चरण में होना चाहिए। इस बीच देश में मजहबी बहस के बीच आज एक और खबर पर दिन में सबकी नजर रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर पुलिस ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धारा 144 लागू कर दी है। धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुछ आयोजकों को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सख्त चेतावनी दी थी कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की थी। इधर आज एक दिल दहला देने वाली और दुखद खबर तमिलनाडु से आई। यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की रथ यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान रथ बिजली के तारों की चपेट में आ गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 2 बच्चे भी शामिल हैं। और आज दिन भर की बड़ी हलचलों में जरा फटाफट से कोरोना के मामलों की भी बात कर लेते हैं। एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में 2,927 करीबन 3,000 मामले समझ लीजिए आप सामने आए हैं। 32 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 5,23,000 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 15,000 के आसपास थे, 14-15, अब ये 16,279 मरीजों का इलाज अब चल रहा है। लगातार 8वां दिन है आज जब कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। चलिए, तो ये थी दिन भर की बड़ी हलचल जो आपके लिए जाननी जरूरी थी। और अब विस्तार से बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज पर। और कवर स्टोरी आज की हमारी आईपीओ से जुड़ी हुई है। एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाने का वक्त आ गया है। 4 मई को यह आईपीओ खुल रहा है। 9 मई तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। इसका प्राइस बैंड हम लगातार बता रहे हैं 902 से 949 रुपए के बीच।
इस आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट देने का भी ऐलान किया गया है। ऐसे में आपको एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, जानेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन पहले देश के हर तबके तक पहुंच रखने वाली एलआईसी की सफलता की पूरी कहानी देखिए। जहां जिंदगी है वहां एलआईसी है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और हर पल आपके साथ के स्लोगन के साथ देश के घर घर में इंश्योरेंस का दूसरा नाम कहलाई जाने वाली कंपनी एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। अच्छी बात यह है कि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर अब इससे शेयर होल्डर बन पाएंगे। सरकार इसके आईपीओ के जरिए 3.5% हिस्सा बेच रही है। हालांकि सेबी के नियमों में मिनिमम 5% हिस्सा बेचना जरूरी है, लेकिन एलआईसी को सेबी से स्पेशल छूट मिली है। आईपीओ में एलआईसी का वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए तक आया है। Life insurance is highly under-penetrated segment with a long growth runway in India, and LIC is an undisputed market leader with 60% market share, stands to benefit the most. 65 साल पहले 1 सितंबर 1956 को एलआईसी एक्ट 1956 के तहत 5 करोड़ की पूंजी निवेश के साथ इसकी नींव रखी गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के लिए 245 भारतीय विदेशी बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटीज का अधिग्रहण कर उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। देश में आम लोग जब भी पैसा बचाने या फिर इंश्योरेंस खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले एलआईसी का ख्याल आता है। लोगों में भरोसा है कि एलआईसी में लगाया उनका पैसा कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि सरकार की गारंटी है। यही वजह है कि करोड़ों भारतीयों के लिए इंश्योरेंस का मतलब एलआईसी ही है। इतनी बड़ी साइज की कंपनी होने के बावजूद भी एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.27% है। इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के 22 साल बाद भी एलआईसी 65% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर है। Nationalization happened in 1956. LIC probably struggled in the first few decades. I call this phase LIC 1.0. LIC adapted to the competition and held on to more than normal market share not seen elsewhere in the globe. So I call this phase LIC 2.0. And now that the time has come for LIC to be listed, I believe all LICians will work together to make this a huge success. And from now on, we will call it LIC 3.0. 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स वाली एलआईसी की सबसे बड़ी शक्ति है उसके 13.5 लाख एजेंट्स जो देश के कोने कोने में मौजूद हैं। एलआईसी के व्यावसायिक प्रीमियम का 96% हिस्सा एजेंट्स के जरिए आता है। डिजिटल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स का एलआईसी के कुल कारोबार में 1% से भी कम हिस्सा है। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से एजेंट से जुड़ा कारोबार कुछ प्रभावित हुआ, मगर बदलते वक्त की जरूरत को देखते हुए एलआईसी ने पहली बार फरवरी 2022 में ऑनलाइन एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार के साथ करार किया। 1.25 लाख कर्मचारियों वाली एलआईसी के देश भर में 2048 ब्रांच ऑफिस हैं। एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल संगठन भी है। देश विदेश में एलआईसी की कई सब्सिडरी कंपनियां हैं। एलआईसी पेंशन फंड, एलआईसी कार्ड सर्विस लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी नेपाल, एलआईसी लंका, एलआईसी सिंगापुर इसकी प्रमुख सब्सिडरीज हैं। एलआईसी के विशाल साइज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट 37 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें 10 लाख करोड़ का निवेश इक्विटी मार्केट में है। एलआईसी हर मुश्किल में फंसे सरकारी इशू को पार लगाने वाली संस्था है। एलआईसी का रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.13%, इन्फोसिस में 5.67%, आईडीबीआई में 49%, आईटीसी में 16.23%, मारुति में 5.26%, टीसीएस में 3.6% हिस्सेदारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट में एलआईसी के आईपीओ का ऐलान किया था और आईपीओ का मकसद विनिवेश के जरिए पैसा जुटाने के साथ एलआईसी जैसे दिग्गज सरकारी वित्तीय संस्थान की तरक्की का लाभ आम लोगों के साथ साझा करना था। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। आप और मैं आईपीओ के साथ भी और आईपीओ के बाद भी, लेकिन आईपीओ किसका? एलआईसी का। पैसा लगाना है या नहीं, कितने शेयर के लिए लगाना है, किस कैटेगरी में लगाना है और डिस्काउंट कितना मिलेगा और पैसा लगाने की प्रोसेस क्या है, बताएंगे ना सब।
LIC IPO की पाठशाला और IPO से जुड़ी सारी रिसर्च देखिए मेरे साथ सिर्फ जी बिजनेस पर, लिस्टिंग के साथ भी और लिस्टिंग के बाद भी। और आइए, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड नरेंद्र सोलंकी जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, LIC के IPO पर आपकी क्या राय है? कहा जा रहा है कि इसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, निवेश करने के तमाम वजहें बताई जा रही हैं। आपकी नजर में निवेश की बड़ी वजहें LIC में क्या है? जी हाँ, गुड इवनिंग दीपक जी, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। जैसा कि आपने बताया, LIC का IPO विच वाज मच अवेटेड, तो अब आखिरकार खुल ही चुका है। और सबसे प्रमुख वजह ये है कि जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी वैल्यूएशंस पे ये आएगा। लोग सभी अनुमान लगा रहे थे कि बिटवीन 2 to 2.5 की जो एम्बेडेड वैल्यू का है वो मल्टीपल पे ये वैल्यूएशंस पे आएगा, क्योंकि हमारे जितने भी प्राइवेट इंश्योरर्स है वो बिटवीन 2 to 3 की एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे थे। तो एक अनुमान वही था कि 2 के अराउंड समथिंग आएगा। लेकिन अभी जो ये वैल्यूएशंस पे आया है विच इज अराउंड 1.1 के ईवी के वैल्यू मल्टीपल पे आया है, तो काफी अट्रैक्टिव है। और ये सिर्फ एम्बेडेड वैल्यू के ऊपर है। और जैसा कि आपने बताया कि इसकी 2000 से भी ज्यादा ब्रांचेस है, तो अगर उन सबका भी अगर आप एसेट वैल्यू लेंगे तो जो वैल्यूएशन है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो डेफिनेटली एकदम अच्छे वैल्यूएशंस पे आया है। तो सबसे बड़ी प्रमुख वजह ये है। और जैसा कि आज मैनेजमेंट ने दोपहर में भी बताया और एनालिस्ट मीट में भी बताया कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वो लोग ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर वेरी फोकस्ड कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो कि एक कंसर्न है प्राइवेट इंश्योरर्स है उनसे कम है उसकी ग्रोथ, तो उस पर उनका फोकस रहेगा उसको इम्प्रूव करने का। तो वो भी एक काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन ड्राइविंग वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हायर फ्रॉम हियर ऑन। सो इस तरीके से ये मेन रीजंस हैं इस IPO के ऊपर कंपनी के पॉजिटिव व्यूज। ओके नरेंद्र जी, लेकिन जैसे हम बात भी कर रहे हैं LIC के IPO की एम्बेडेड वैल्यू बहुत कम है, मगर अनुमानित पी मौजूदा लिस्ट कंपनियों से ज्यादा है, ऐसा क्यों? इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जब IPO की चर्चा हो रही थी तो स्टार्टिंग में जो एम्बेडेड वैल्यू आई थी वो काफी कम आई थी, 1.45 के आसपास आई थी, जो कि बाद में बढ़ के 5.4 हुई थी। तो इसके पीछे जो मेजर रीजन था कि LIC का जो पहले बिजनेस मॉडल हुआ करता था उसमें जो पॉलिसी होल्डर थे उनका पार्टिसिपेशन ऑन प्रॉफिट्स होता था। सो वो पार्टिसिपेशन ऑन प्रॉफिट्स रिमूव हुआ है हाल ही के दिनों में, जिससे इसकी एम्बेडेड वैल्यू भी पहले जो कि 1.5 के आसपास थी वो अभी बढ़ के 5.4 के आसपास हुई थी। सो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन जो प्रॉफिट्स का होता था पॉलिसी होल्डर्स का वो देने के बाद कैलकुलेट होता था, इसलिए आपको हिस्टोरिकल बेसिस पे पी हायर दिखेगा बिकॉज पैट कम था। अब क्योंकि ये पार्टिसिपेशन बंद हुआ है अभी रिसेंटली, सो आने वाले टाइम पे आपको डेफिनेटली वो हायर दिखेगा। ओके अच्छा नरेंद्र जी, अब कहा तो सब जगह यही जा रहा है, वो एविडेंट भी है, आई मीन वो अनुमानित भी है, एक्सपेक्टेड भी है कि बम्पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेकिन ऐसे में कई लोग मायूस रह जाते हैं, अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो आपकी राय क्या होगी? फिर लिस्टिंग पर खरीदना चाहिए, क्या करें फिर? जी, इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफी अच्छा होता है, तो लिस्टिंग पे भी आप ले सकते हैं क्योंकि देयर इज एनफ ऑन द टेबल। और हाँ, थोड़ा सा लोगों में कंसर्न ये रहेगा कि अभी 3.5% डाइल्यूशन ही है, उसके बाद कंपनी को धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी जो होल्डिंग है गवर्नमेंट को वो 75% पे लेके आनी है, तो एक वो ओवरहैंग रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, जो वैल्यूएशंस पे अभी IPO आ रहा है तो उसमें देयर इज डेफिनेटली समथिंग ऑन द टेबल, और इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो IPO में लिस्टिंग पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको एक देखना होगा कि लिस्टिंग प्राइस कितना होता है, तो एक कॉल अपन को तभी भी लेनी होगी कि किस प्राइस पे लिस्टिंग हुआ है, देन वी कैन से कि हाँ। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग ऑन द टेबल, और लिस्टिंग जैसा कि आपने बताया काफी अच्छी होने वाली है। तो एक केस बनता है कि अगर लिस्टिंग ठीक ठाक हुई तो अपन तो भी एंटर कर सकते हैं, डिपेंडिंग, एक बार देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस पे लिस्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर नरेंद्र सोलंकी जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और LIC IPO के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें PM ने गैर BJP सरकारों से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने का आग्रह किया।
अब आपको जरा ये दिखा देते हैं कि बीजेपी शासित राज्य कितना वैट वसूल रहे हैं, क्या वो घाटे में है, और गैर बीजेपी सरकारें जिन पर आज कटाक्ष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कितना टैक्स वसूल रही हैं और वहां पर क्या वाकई में कम करने की गुंजाइश है भी या नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकारों को कितना इसमें टोटल मुनाफा हो रहा है और क्या नुकसान भी कहीं पे हो रहा है जिसकी दलीलें सरकार बार बार देती हैं। तो ये पूरा 360 डिग्री विश्लेषण समझिए राज्यों के वैट का चक्कर पेट्रोल डीजल पर। बढ़ती तेल कीमतों के लिए विपक्ष के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलटवार के मूड में दिखे। मौका तो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग का था, लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम का जिक्र छेड़ा, बल्कि इस मामले में गेंद भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के पाले में डाल दी। पीएम ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं बीजेपी शासित प्रदेशों में कितना टैक्स सरकार लेती है और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें कितना वैट वसूलती हैं। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र में 118 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। इसी तरह गुजरात में 104, पश्चिम बंगाल में 115, उत्तराखंड में 103, झारखंड में 108, कर्नाटक में 110, राजस्थान में 118 रुपए, हिमाचल में 105 रुपए, छत्तीसगढ़ में 111 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। गैर बीजेपी शासित सरकारें ज्यादा वैट वसूल कर अच्छा खासा मुनाफा ले रही हैं। महाराष्ट्र में 3,472 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। इसी तरह दिल्ली में 173 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1,343 करोड़, तमिलनाडु में 2,924 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 1,302 करोड़, आंध्र प्रदेश में 1,371 करोड़, केरल में 1,187 करोड़, झारखंड में 664 करोड़ रुपए का मुनाफा गैर बीजेपी सरकारें वसूल रही हैं, जबकि बीजेपी शासित सरकारें ज्यादा वैट घटाकर नुकसान भी झेल रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो सरकार को 5,314 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी तरह गुजरात को 3,555 करोड़, उत्तर प्रदेश को 2,806 करोड़, राजस्थान को 2,415 करोड़, मध्य प्रदेश को 2,114 करोड़, पंजाब को 1,949 करोड़, ओडिशा को 1,154 करोड़। इसके अलावा असम, बिहार, जम्मू कश्मीर को 500 से 700 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर पीएम मोदी के वैट कम करने की अपील पर महाराष्ट्र सरकार ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। महाराष्ट्र में 1 लीटर डीजल पर 24 रुपए 38 पैसे केंद्र का टैक्स और 22 रुपए 37 पैसे राज्य का टैक्स है। इसकी वजह से ये कहना गलत होगा कि राज्य में तेल के दाम राज्य की वजह से बढ़े हुए हैं। हालांकि वैट ना कम करने को लेकर हर राज्यों का अलग अलग तर्क है, लेकिन सरकारें वैट कम कर दें तो जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपकी और हमारे एक और काम की बात, वो है पावर कट। बढ़ती गर्मी और कोयले की किल्लत से देश भर में बिजली संकट गहराता जा रहा है। 12 राज्यों में तो बिजली कटौती शुरू भी हो गई है। देश में 86 ऐसे पावर प्लांट हैं जहां पे कभी भी कोयला खत्म हो सकता है। तो 165 पावर प्लांटों में कुल कोयले की खपत का महज 36% ही स्टॉक बचा हुआ है। आखिर हर साल गर्मियों में ऐसी नौबत क्यों आती है? केंद्र या राज्य सरकारों के पास इससे निपटने की तैयारी पहले से क्यों नहीं होती? 5 साल, 10 साल, 15 साल पीछे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यही खबरें गर्मियों में, बरसात के बाद खदानों में पानी भर जाता है तो वही प्रॉब्लम। आखिर कोयला संकट, बिजली संकट, इससे निपटने की सरकारों की जो होमवर्क होनी चाहिए उसमें कोताही क्यों? रिपोर्ट में देखिए। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली की कटौती, पसीने से तरबतर लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। देश भर में बिजली संकट गहराता जा रहा है। 12 राज्यों में पावर कट का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में बिजली की किल्लत ज्यादा है। यहाँ की राज्य सरकारें इंडस्ट्री को दी जाने वाली बिजली में कटौती कर इसे किसानों को दे रही हैं, ताकि खेती किसानी पर बिजली संकट का कम से कम असर पड़े। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बिजली कटौती के चलते लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है।
बढ़ती गर्मी और स्पीड पकड़ती इकॉनमी बिजली की खपत की बड़ी वजह है, जिसके चलते कोयले की किल्लत बढ़ी है। दूसरी वजहों की बात करें तो एक साल के अंदर इंपोर्टेड कोयले की कीमत $60 प्रति टन से बढ़कर $200 प्रति टन के करीब आ चुकी है। गैस की कीमतें भी एक साल के अंदर दोगुनी हो चुकी हैं, जिसके चलते कारोबारी साल 2021 में देश भर में गैस से पावर जनरेशन जहां 4% था, वहीं कारोबारी साल 2022 में ये सिमटकर 2% पर आ गया। देश में कुल पावर जनरेशन में 77% योगदान कोयले का है। इसमें भी 15% हिस्सा इंपोर्टेड कोल के जरिए पूरा होता है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के चलते कोयले के आयात पर बुरा असर पड़ा है। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से हालात और बिगड़े हैं। इस महीने की बात करें तो देश भर में बिजली की औसत रोजाना खपत 1,94,000 मेगावाट रही। यह आंकड़ा मई जून में बढ़कर 2,20,000 मेगावाट तक जा सकता है, जबकि पिछले तिमाही में औसत रोजाना खपत का यह आंकड़ा 1,87,000 मेगावाट था। यानी बिजली की खपत में 5% की बढ़ोतरी हुई है। पावर मिनिस्ट्री की माने तो 1 से 15 अप्रैल के बीच बिजली की घरेलू खपत अपने 38 साल के रिकॉर्ड हाई पर रही है। तय मानक के तहत पावर प्लांट के पास कम से कम 26 दिन का कोयला स्टॉक होना चाहिए, लेकिन ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो दूसरे राज्यों के पावर प्लांट के पास कोयले का महज 11 दिन का स्टॉक बचा है। देश के 86 पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत ज्यादा है, जबकि 165 पावर प्लांट में जरूरत का सिर्फ 32% कोयले का भंडार रह गया है। हालात से निपटने के लिए रेल मंत्रालय का कोल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने पर जोर है। केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को कोयले के आयात को 4% से बढ़ाकर 10% करने को कहा है, ताकि डिमांड और सप्लाई के बीच की खाई को कम किया जा सके। फिलहाल तो गर्मी और बढ़ने वाली है। पावर कट का सिलसिला देश भर में होने की आशंका जताई जा रही है। बिजली किल्लत की वजह तो समझ में आ गई, लेकिन इससे उबरने को लेकर सरकार को एक पुख्ता रोड मैप बनाने की जरूरत है, ताकि हर साल गर्मियों में ये हालात न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में आधे से ज्यादा पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नोमुरा की रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कोयले की कमी के चलते ही देश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, सरकार देश में किसी भी तरह के कोयले की कमी नहीं होने देगी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 25 अप्रैल तक थर्मल पावर प्लांट्स के पास 21.55 मिलियन टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। थर्मल पावर प्लांट्स के पास 9 से 10 दिनों का स्टॉक अब भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टॉक रोजाना बढ़ाया जा रहा है। कोल इंडिया के साथ सरकार के पास लगभग 73 मिलियन टन स्टॉक है। इसलिए सरकार तो कह रही है कि घबराइए नहीं, लेकिन जिस तरह से प्लांट्स में कोयला लगातार कम होता जा रहा है, स्टॉक कम होता जा रहा है, उससे चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। कोई घबराने का ज़रूरत नहीं, कोई पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9-9.5 दिन के लिए सफिशिएंट है। बात बाजार की। ग्लोबल कमजोर जो संकेत मिले, उसका असर आज भारतीय बाजारों पर दिखा। अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट ने घरेलू बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। आज बाजार में चौतरफा मुनाफा वसूली रही। कैश मार्केट में शेयरों में भी जमकर बिकवाली हुई। हालांकि ग्लोबल बाजारों की तुलना में हमारे बाजार कम गिरे हैं। मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार हल्के हो गए। कारोबार में अंत में सेंसेक्स 537 अंक गिरकर 56,819 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 162 अंक फिसलकर 17,038 के लेवल पर बंद हुआ। और मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अरमान नाहर। ओवर टू यू अरमान। आज मार्केट में खासा दबाव देखा गया। ग्लोबल मंदी के चलते हमारे मार्केट पर भी प्रेशर देखा गया। अब कौन से जो थे वो टॉप निफ्टी लूजर्स की सूची में आए, उसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर और श्री सीमेंट जो है, जिन पर खासा प्रेशर देखा गया। उसके अलावा टॉप लूजर्स की सूची में कौन कौन से थे, जैसे पीबी फिनटेक, जोमेटो जो न्यू एज कंपनीज है, उन पर प्रेशर देखा गया। उसके साथ साथ गुजरात अंबुजा एक्सपर्ट जो लगातार अच्छी रैली दिखा रहा था, उस पर भी अच्छा खासा प्रेशर देखा गया। अब कौन से स्टॉक्स थे जो फोकस में रहे, उसमें आपको केपीआईटी टेक, यूटीआईएमसी जो नतीजों के चलते फोकस में रहे,
रहे, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जिसमें म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी, वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस और मद्रास फर्टिलाइजर्स शहरों के लिए एक अच्छी खबर आई जिसमें सब्सिडी को बढ़ाया गया है। अब निफ्टी गेनर्स में कौन कौन सी सूची में रहे, जिसमें हीरो मोटो, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और टीसीएस खासा सहारा मिला। और वहीं अगर निफ्टी के अलावा गेनर्स की सूची देखी जाए तो उसमें आलोक इंडस्ट्रीज, आईएफएल फाइनेंस, महिंद्रा लॉजिस्टिक और जस्ट डायल जैसे शेयर रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज मार्केट मंदी में रहे ग्लोबल प्रेशर के चलते। ओके, तो ग्लोबल प्रेशर का जो असर था वो हमारे बाजार पर दिखा, लेकिन अब जरा फटाफट से देख लेते हैं कि यूएस मार्केट में शुरुआती किस तरह का कारोबार हो रहा है। अब हरे निशान में तो दिख रहे हैं, लेकिन 33,361, डाउ जोन्स 120 अंकों की हल्की बढ़त के साथ, S&P अगर आप देखेंगे तो लगभग आधा % 24 अंकों की बढ़त के साथ, और नैस्डैक में आप देखेंगे तो लगभग 0.25% 93 अंकों की बढ़त के साथ 12,582 के स्तर पर फिलहाल हरियाली नजर आ रही है। अमेरिकी बाजारों में हल्की बढ़त के साथ शुरुआत हुई है अमेरिकी बाजारों की। और मार्केट पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी सर। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब कल के लिए किस तरह की चाल आप मार्केट की देखते हैं? देखिए दीपक, आज तो बाजार में एक तो सुबह तो शुरुआत बहुत ही खराब थी जब निफ्टी पे 300 से ज्यादा पॉइंट तक की हमने गिरावट देखी, बट दोपहर को बाजार बंद होते होते उस लेवल से तो काफी अच्छी रिकवरी देखी गई। और अब जिस हिसाब से यूएस के मार्केट भी अभी दिखा रहे हैं कि वो पॉजिटिव चल रहे हैं कल की भारी गिरावट के बाद, तो हो सकता है कल एक अच्छी रिकवरी का दिन हो। और आज जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में जिस दिन सेक्टर्स ने अच्छा किया, मतलब आईटी के स्टॉक्स ने अच्छा किया जो काफी दिनों से पिटे हुए थे, इवन मेटल्स में भी फ्रैग एंड में अच्छी खासी बाइंग देखी गई, फर्टिलाइजर खबरों के वजह से सुर्खियों में था। मुझे लगता है इन सब सेक्टर्स और बैंक इन सब पे फोकस करना चाहिए, और कल अगर बाजार पॉजिटिव मुझे तो लगते हैं, और अगर सुबह मौका मिले तो इन सेक्टर्स से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका सेठी सर। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन को लेकर इंडोनेशिया ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया। अब इंडोनेशिया कह रहा है कि पाम क्रूड के एक्सपोर्ट पर बैन हम जारी रखेंगे। आपको याद होगा पहले कहा था कि हम हटाएंगे। 28 अप्रैल से इसका मतलब ये हुआ कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगेगी। और चलिए इस खबर पर विस्तार से जरा और जानकारी लेते हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। मृत्युंजय, एक इंडोनेशिया ऐसा क्यों कर रहा है और ये यू टर्न लेने का मायने क्या है? देखिए दीपक, ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के लिहाज से, क्योंकि आप देखिए कि पहली बार ये खबर शुक्रवार शाम को आई थी, और शुक्रवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया था कि इंडोनेशिया 28 अप्रैल से क्रूड पाम तेल, आरबीडी पामोलिन और रिफाइंड पाम तेल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाएगा। उसके बाद पूरे ग्लोबल मार्केट में पैनिक मच गया, क्योंकि इंडोनेशिया वर्ल्ड मार्केट को एक बड़ा सप्लायर है पाम तेल का, और भारत को सबसे ज्यादा पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करता है। हम सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडोनेशिया के पाम तेल का। उसके बाद दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े, भारत में भी स्पॉट मार्केट में तेल के दाम बढ़े, लेकिन सोमवार को इंडोनेशिया ने इस पर एक सफाई दी और कहा कि जो एक्सपोर्ट पर रोक है वो सिर्फ आरबीडी ओलिन के एक्सपोर्ट पर रोक रहेगी, ना कि क्रूड पाम तेल और ना कि आरबीडी पाम ऑयल के ऊपर। ये सफाई आने के बाद मार्केट ने थोड़ी राहत ली, दाम कम होने शुरू हुए। लेकिन आज एक बार फिर वहाँ के जो मंत्री हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये रोक क्रूड पाम तेल, आरबीडी ऑयल और आरबीडी ओलिन तीनों पर कंटिन्यू रहेगी। इसका बड़ा मतलब ये है कि आप सोचिए कि भारत कुल खपत का करीब 70% खाने का तेल इंपोर्ट करता है, और टोटल जो हमारा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है उसमें से भी 60% से ज्यादा हम पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं। पाम तेल के इंपोर्ट में भी हम सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। इसलिए इस लिहाज से ये खबर बेहद अहम है। अभी हमारी तमाम बड़े एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उनका कहना है कि इससे सप्लाई क्रंच के हालात बनेंगे, सप्लाई घट जाएगी पाम तेल की, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपको खाने के तेल की कीमतों पर दिखेगा और दाम तेजी से बढ़ सकते हैं अगर इंडोनेशिया ये एक्सपोर्ट बैन का फैसला लंबे वक्त तक कंटिन्यू रखता है। तो अभी कुछ आसार हैं कि एक बार यू टर्न लेने के बाद जल्द से जल्द कुछ फैसला लिया जाए, या लंबे वक्त तक आपको लग रहा है कि इंडोनेशिया इसे कंटिन्यू करेगा इस फैसले के साथ? ये बहुत अच्छा सवाल दीपक आपने पूछा है, क्योंकि आप देखिए कि जो डेटा है वो क्या कहते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया का जो कुल उत्पादन है पाम तेल का
वो करीब 5 करोड़ बैरल के आसपास का ईयरली प्रोडक्शन है और इंडोनेशिया का कंजम्पशन जो है वो 2 करोड़ बैरल के आसपास ही है, 2 करोड़ टन के आसपास ही है। तो मतलब ये हुआ कि इंडोनेशिया के पास 3 करोड़ टन का सरप्लस स्टॉक है और जिसके लिए उसे वर्ल्ड मार्केट चाहिए और इंडोनेशिया के पास स्टोरेज कैपेसिटी 15 दिन से ज्यादा की नहीं है। ये एक राहत की बात हमारे लिए इसलिए है और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि इंडोनेशिया बहुत लंबे वक्त तक एक्सपोर्ट को बैन करके नहीं रख पाएगा और बहुत जल्द इंडोनेशिया को ये एक्सपोर्ट का बैन हटाना पड़ेगा। हालांकि इंडोनेशिया की तरफ से ये बयान आया है कि जब तक इंडोनेशिया में जो पैकेज ऑयल है पाम ऑयल का, जिसे आरबीडी ओलिन कहते हैं, उसके दाम जब तक 14,000 इंडोनेशियन रुपी में नहीं आ जाएगा तब तक हम बैन नहीं हटाएंगे। अभी इंडोनेशिया में जो ओलिन का भाव है वो 20,000 इंडोनेशियन रुपी से ऊपर है। ये बात इंडोनेशिया ने कही है, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त तक इंडोनेशिया एक्सपोर्ट को बैन करके नहीं रख पाएगा। अभी रमजान का महीना है, इंडोनेशिया की सरकार के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है इस तरह के डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर दाम बहुत बढ़ गए थे, लंबी लंबी कतार थी ऑयल खरीदने को लेकर के। तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इंडोनेशिया की तरफ से इसको लेकर सफाई आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो यू टर्न जरूर लिया इंडोनेशिया ने, लेकिन जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं कि स्टोरेज और दूसरी वजहों से बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस बैन को वो सस्टेन कर पाएंगे, इस पर टिके रहेंगे, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब इंडोनेशिया आगे क्या इस पर रुख लेता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर में एक बार फिर से आज जबरदस्त हंगामा हो गया। मंदिर गिराने के खिलाफ साधु संतों ने पैदल मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में इलाके के सांसद बालकनाथ के साथ कई हिंदू संगठनों ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी गहलोत सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है और साधु संत फिर से मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। अब सरकार के लिए मुश्किल ये है कि अगले साल राजस्थान में चुनाव है और साधु संत गुस्से में है। सराय में जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। राजस्थान के अलवर में आज बड़े बड़े साधु संत निकले थे सड़कों पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए। कोई मध्य प्रदेश से पहुंचा था, कोई दिल्ली से, तो कोई हरियाणा से। इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में संत भी थे और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी वाले भी थे और सब के सब यही बोल रहे थे कि 16 अप्रैल को अलवर में जो हुआ है उसमें सरकार और प्रशासन सबकी हिस्सेदारी है। राजस्थान सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी। इस प्रदर्शन को लीड बीजेपी कर रही थी और सबसे आगे सांसद बालकनाथ थे। आज भी बालकनाथ ने राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को घेरा। उन्होंने अशोक गहलोत से एक बार फिर इस्तीफा मांगा। पिछले 5 साल में पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि सरकार के खिलाफ साधु संत भी सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के बुलडोजर पर सवाल उठा रही थी, लेकिन राजस्थान में बुलडोजर चलाकर कांग्रेस फंस गई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का सरकार से एक ही सवाल था, मंदिर पर बुलडोजर क्यों? अलवर के कंपनी बाग से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही लोग कमिश्नर के दफ्तर पर ज्ञापन देने पहुंचे, माहौल गर्म हो गया। हजारों लोग थे, नारेबाजी हो रही थी और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दफ्तर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगी थी। लोग इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस इस भीड़ को दफ्तर के बाहर रोकना चाहती थी। इस प्रदर्शन और हल्ला बोल के जरिए बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि राजस्थान सरकार हिंदू विरोधी है। अशोक गहलोत की कुर्सी को हिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर 17 अप्रैल को चलाया गया था, लेकिन ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अलवर में गौशाला पर भी बुलडोजर चल गया। इसलिए इस भीड़ में वो सब लोग शामिल हैं जिसका बुलडोजर से नुकसान हुआ है। लिहाजा अब ये मुद्दा नहीं है कि मंदिर को किसने गिराया। राजस्थान सरकार ने भी नहीं सोचा होगा कि सियासत इतनी गर्मा जाएगी, लेकिन जब से मंदिर को गिराया गया तब से वहां भजन कीर्तन हो रहा है और मंदिर बनाने की मांग हो रही है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस नाजुक मसले पर खुद को पाक साफ दिखाए, लेकिन बीजेपी जानती है कि गहलोत फंस गए हैं।
फिलहाल सरकार ने उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है जिन्हें वो बुलडोजर वाली कार्रवाई के लिए जिम्मेदार मानती है, लेकिन बीजेपी गहलोत के इस्तीफे पर अड़ी है। राजस्थान में चुनाव है, इसलिए ये प्रदर्शन और ये शोर अभी और गूंजेगा। तो सवाल ये है कि अशोक गहलोत इस हल्ला बोल को शांत कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर अलवर से 165 किलोमीटर दूर आगरा में भी हंगामा बरपा है। आगरा में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ताजमहल में भगवा कपड़े पहनकर जाने पर एंट्री बैन है। दरअसल अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि उनके भगवा वस्त्र की वजह से उन्हें ताजमहल में जाने ही नहीं दिया गया, जबकि एएसआई का कुछ और ही कहना है। क्या ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद एक संत की ताजमहल में एंट्री को लेकर है। ताजमहल के बाहर खड़े ये हैं अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य। अपने 3 शिष्यों के साथ ये ताजमहल देखने पहुंचे। ताजमहल देखने के लिए टिकट भी ले लिया। मंगलवार शाम 5:30 बजे जैसे ही वो ताजमहल के पश्चिमी गेट पर एंट्री के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद सीआईएसएफ के जवानों ने इन्हें रोक दिया। अब सवाल उठता है कि जगत गुरु परमहंस को टिकट लेने के बावजूद ताजमहल के अंदर जाने से क्यों रोका गया। इसका जवाब खुद परमहंस ने दिया। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं। विवाद बढ़ने पर पुरातत्व विभाग भी हरकत में आया। एएसआई ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। घटना के वक्त तैनात सुरक्षा कर्मियों से बात भी की। सीसीटीवी को भी खंगाला गया। अपनी प्राथमिक जांच के बिना पर एएसआई ने भगवा वस्त्र की वजह से परमहंस आचार्य को ताजमहल में जाने से रोकने के आरोप को बेबुनियाद बताया। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से यह आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें या वहां रख दें या बाहर कहीं रख दें। वो जाएं, ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। एएसआई का कहना है कि वो इस मामले की और गहराई से जांच करा रहा है, लेकिन इस घटना के बाद हिंदुवादी संगठन आक्रोशित हैं। उन्होंने एएसआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस प्रदेश के मुखिया स्वयं भगवा पहनते हो वहां एक भगवा की नो एंट्री, ये कितना दुखद विषय है। किसी न किसी रूप में संतों के साथ जो गलत कृत्य होते हैं वो सामने आ ही जाते हैं। लेकिन इस घटना के अगले ही दिन बुधवार की सुबह राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर अपने शिष्यों के साथ ताजमहल देखने पहुंचे। उनका कहना है कि उन्हें भगवा वस्त्र और धनुष दंड की वजह से नहीं रोका गया। नहीं, हमें तो नहीं रोका गया। कल पता नहीं क्यों रोका गया है, इनकी नॉलेज में नहीं होगी या उनको नॉलेज में नहीं होगी, लेकिन हमें नहीं रोका गया। हमें अंदर तक ले जाने। कई हिंदुवादी संगठन ताजमहल को तेजो महल कहते हैं, वो इसे शिवजी का मंदिर कहते हैं। अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य। और अब बात करते हैं देश में भीषण गर्मी की। देश के कई इलाकों में गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, ओडिशा और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों में ही हीट वेव चलने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की उम्मीद भी है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को पारा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। यही नहीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। इधर उत्तराखंड के कई जंगलों में लगी आग अभी भी धधक रही है। चमोली, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग से काफी नुकसान हो चुका है। जंगली जानवरों पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड में कई जिलों के जंगल इन दिनों आग से धुंधु कर जल रहे हैं। चमोली जिले के केदारनाथ और बद्रीनाथ वन क्षेत्र में आग से हाहाकार मचा हुआ है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। जंगल के सूखे क्षेत्र धधक रहे हैं।
और सारी जगह इधर उधर सारी आग लग गई है, उससे बहुत पर्यावरण में दूषित हो रहा है, सब परेशानी हो गई, सबको पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी है जंगलों में या सारे सबको नुकसान हो रहा है। चमोली का वन विभाग जंगलों को आग से बचाने के लिए लगातार इलाकों में गश्त कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर चौपाल भी कर रहा है। फिर भी आग की घटनाओं में कमी नहीं आ रही। जहाँ पर ऐसी घटना सामने आती है कि तत्काल जो हमारे फॉरेस्ट वॉचर हैं वो मौके पे उपलब्ध रहें और उनको अगर कोई भी इक्विपमेंट है, चाहे वो सेफ्टी इक्विपमेंट है, वो भी हमने उपलब्ध कराए हैं। अगर कहीं पर फॉरेस्ट फायर लगती है तो उससे जल्द से जल्दी निजात मिल सके। उत्तरकाशी जिले में भी जंगल में आग लगने से अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। पौड़ी में भी अब तक आग की 250 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रशासन बैठकों के जरिए आग पर काबू पाने का प्लान बना रहा है, लेकिन सब नाकाफी साबित हो रहा है। वहीं हरिद्वार के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। वन विभाग की टीम भी लोगों से सहयोग की अपील कर रही है। उत्तराखंड में कई जिलों के जंगलों में लगी आग से जंगली जानवर भी खतरे में हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से भी किसी बड़े हादसे की खबर नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 63वां दिन है। रूसी हमले लगातार हो रहे हैं। वहीं अब जर्मनी भी अपनी नीति को बदलते हुए यूक्रेन के हथियारों की बड़ी मदद देने का ऐलान कर चुका है। यानी ये युद्ध अब थमता दिखाई नहीं दे रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीने हो चुके हैं। युद्ध थमने के बजाय और खतरनाक रूप लेता जा रहा है। अभी तक यूक्रेन को सैन्य मदद देने से बच रहा जर्मनी अब यूक्रेन को 50 एंटी एयरक्राफ्ट गेपर्ड टैंक सप्लाई करेगा। लंबे समय से जर्मनी की रणनीति रही है कि वो किसी युद्ध क्षेत्र में भारी सैन्य हथियार नहीं भेजेगा, लेकिन अब उसने ये नीति बदल दी है। इससे पहले लगातार ज़ेलेंस्की सैन्य मदद नहीं करने के लिए जर्मनी की आलोचना करते रहे हैं। टैंकों को तकनीकी तौर पर और अपग्रेड करके यूक्रेन भेजा जाएगा। वहीं अमेरिका, जो लगातार यूक्रेन को मदद कर रहा है, एक बार फिर से यूक्रेन को हर संभव हथियारों की मदद देने का भरोसा दिया है। We spent a great deal of time with President Zelensky, the chief of his military, their defense secretary, going through what it is they believe they need to effectively prosecute the battle going forward. Secretary Austin is in Germany today with representatives from, I think, close to 40 countries, focused on making sure that we are either delivering ourselves or finding the countries to deliver what it is the Ukrainians need. And I can just say broadly, and we can go in more detail in a different setting, I think we're largely aligned in what they say they need and what we think we're able to provide. जहां एक और जर्मनी और अमेरिका मदद देने की बात कह रहे हैं, वहीं रूस ने खार्किव पर बड़ा हमला किया है। खार्किव में किए गए इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन में किसान अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खेती कर रहे हैं। कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन खेती करना जरूरी है, इसलिए अब बुलेट प्रूफ जैकेट का सहारा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के कारसेन की हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर रूसी हमले के बाद भयानक आग लग गई है और फायर फाइटर्स इसे बुझाने में जुटे हैं। युद्ध के बीच इस युद्ध को रोकने के लिए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पुतिन से रूस में मुलाकात की। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई ठोस बढ़त नहीं हुई है, यानी फिलहाल ये युद्ध तो लगता है चलता ही रहेगा। खार्किव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।